हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी बेहतर चल रही होगी। आज से मैंने आपके लिए एक नया सेशन शुरू लेकर आया हूं और वो सेशन है करंट अफेयर का सेशन, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी अपडेट होंगे वो मॉर्निंग में आपको दे दिए जाएंगे। और ये सेशन करंट अफेयर के बिहाफ पे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए समय न बर्बाद करते हुए मैं आपके सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज करंट अफेयर का पहला सेशन है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इनको देखिएगा और देखिएगा कि आपको करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन, कितने पॉइंट समझ में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम न बर्बाद करते हुए। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, वो चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विजयवाड़ा, सेकंड ऑप्शन है विशाखापट्टनम, थर्ड ऑप्शन है तिरुपति और फोर्थ ऑप्शन है गुंटूर। फोर्थ ऑप्शन है आपका गुंटूर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति और गुंटूर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, इसका सही जवाब आपको देखने को मिल जाता है। इसका सही जवाब क्या देखने को मिलता है? इसका सही जवाब आपको देखने को मिल जाता है विशाखापट्टनम। ओके, तो अगर हम बात करें विशाखापट्टनम के बारे में, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती हमें देखने को मिल जाता है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी लोकसभा सीट है? टोटल 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 175 विधानसभा सीट और 58 हमें विधान परिषद सीट देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वर्तमान में हमारे जो आंध्र प्रदेश है उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनके चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू। और वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नजीर। तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि वर्तमान में साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाता है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन से संबंधित कुछ और भी अपडेट है जो मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा। याद रखिएगा कि भारत का 18वां रेलवे जोन जो है वो साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया गया है। रेलवे SCOR आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किए गए वादे को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी 2014 में एक वादा था, उसको पूरा करने के लिए ही साउथ कोस्ट रेलवे जोन का गठन किया गया। 18वां रेलवे जोन का गठन किया। परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन का गठन किस अधिनियम, कानून और किस वादे के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा कि आपका ये वादा हो जाएगा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। क्या हो जाएगा? 2014 आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, ये बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय हमें विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? हमें विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन का भारत का कौन सा रेलवे जोन है? यानी जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का गठन किया गया है वो भारत का कौन सा रेलवे जोन का गठन किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 16वां, सेकंड है 17वां, थर्ड है 18वां और फोर्थ है 19वां। आप देख सकते हो साउथ कोस्ट रेलवे जोन काफ़ी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। तो ये है आपको साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बारे में। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर आपको क्या देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18वां। याद रखिएगा, 18वां जोन बनाया गया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन का 18वां। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत का जो पहला रेलवे जोन है वो कब स्थापित किया गया, याद रखिएगा भारत का पहला रेलवे जोन साउथर्न रेलवे जोन है जो कि चेन्नई में स्थित है, जो 14 अप्रैल 1951 में बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो 16वां रेलवे जोन है, ये आपका जो 16वां रेलवे जोन है ये कब बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये आपको 2002 में बनाया गया है, वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और आपका जो 17वां रेलवे जोन है ये कब बनाया गया है? ये 2010 में कोलकाता में बनाया गया है। ओके, तो ये रहे आपके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां रेलवे जोन हमें देखने को मिल जाता है। 18वां रेलवे जोन हमें देखने को मिल जाता है। अगर साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बारे में और पॉइंट बताएं तो यही याद रखना है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है 18वां रेलवे जोन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मई 2026 में UPI लेन देन का कुल मूल्य लगभग कितना रहा? आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 19 ट्रिलियन, सेकेंड है 24 ट्रिलियन, थर्ड है आपका 29.90 ट्रिलियन और
29.90 ट्रिलियन, और फोर्थ है आपका 35 ट्रिलियन, थर्ड है आपका 35। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूपीआई, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यूपीआई के बारे में, तैयार रखिएगा यूपीआई का मतलब हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप बताइए, इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29.90 ट्रिलियन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में यूपीआई के बारे में और कुछ बताएं तो याद रखिएगा यूपीआई की स्थापना 11 अप्रैल 2016 को हमें देखने को मिलता है, और मुंबई में हमें ये देखने को मिल जाता है, इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके बारे में और पॉइंट बताऊं यूपीआई के बारे में तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाता है 29.90 ट्रिलियन हमें देखने को मिल जाता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसके दो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा योगी तथ्य हैं वो याद रखिएगा कि यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और यह प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीएससी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। मैंने एक पॉइंट इसलिए नोटिस किया है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी जस्ट लेखपाल का एग्जाम हुआ है, उसके पहले जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म हमें नेशनल पेमेंट इंटरफेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। अगर इसके बारे में और पॉइंट बताऊँ तो यूपीआई तत्काल रियल टाइम बैंक से बैंक धन हस्तांतरण की सुविधा देता है। यूपीआई का मतलब होता है रियल टाइम, का मतलब होता है वास्तविक समय, यानी कि आपने जैसे ही किसी को पेमेंट किया वैसे ही दूसरे व्यक्ति को वो रिसीव हो जाता है, उसे हम कहते हैं रियल टाइम कहते हैं। इसमें पैसा भेजने के लिए आईएफएससी या बैंक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बैंक में कभी भी, अगर हम किसी को कभी भी बैंक के थ्रू या किसी पासबुक के थ्रू या अकाउंट के थ्रू अगर हम भेजते हैं, अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो उसके लिए हमें आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हो तो आपको आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं देखने को मिलती है। यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। तो आपका एक क्वेश्चन मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं कि मई 2026 में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य लगभग कितना रहा, तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 29.90 ट्रिलियन हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। याद रखिएगा कि जो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ असम की राजधानी क्या हो जाती है। असम की राजधानी दिसपुर हमें देखने को मिल जाता है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी हमें इम्फॉल देखने को मिल जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमें ईटानगर देखने को मिल जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। याद रखिएगा इसका सही आंसर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है, इसका सही आंसर आपको जो देखने को मिल जाता है वो हो जाता है आपका मेघालय। 1 मिनट। ठीक है, तो मैं बताता तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगर बात करें मेघालय की तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें मेघालय के सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की तो वह हैं कोनराड संगमा जी हैं, और गवर्नर है CH विजय शंकर हैं। याद रखिएगा ये हैं आपके मेघालय के बारे में। तो आपको समझ में आ रहा है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। ये देखिए, ये प्रगति मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है मेघालय। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, यानी इसमें एक राष्ट्र नहीं है, इसमें करीब कुल टोटल 13 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 13 देशों ने भाग लिया, और इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन है कि प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व दूध दिवस क्या है, कि विश्व दूध दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये वर्ल्ड मिल्क दिवस है, अगर बात करें 31 मई है, 1 जून है, 2 जून है, 5 जून है। तो बताइए ये कब मनाया जाता है? अगर यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि नेशनल मिल्क दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है, 26 नवंबर को हम मनाते हैं। और मिल्क के फादर कौन है? मिल्क दिवस जो मनाया जाता है उसके फादर हैं वर्गीयस कुरियन जी को माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है 31 मई, तो 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अगर बात किया जाए 2 जून, तो 2 जून को हम तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जून हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व दूध दिवस हम 1 जून को मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा 1 जून के पहले, 1 जून के बाद विश्व दूध दिवस की शुरुआत 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा विश्व दूध दिवस की शुरुआत सन 2001 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका उद्देश्य है दूध और डेयरी उद्योग के पोषण, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था में योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूपीआई का संचालन, अभी मैंने यूपीआई के बारे में बताया, अभी यूपीआई से संबंधित एक और प्रश्न बन जाता है कि यूपीआई का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है RBI, सेकंड है सेबी, थर्ड है NPCI, फोर्थ है नाबार्ड। अगर आपसे बात किया जाए तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर NPCI, या फिर नाबार्ड। तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका NPCI, हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए NPCI के बारे में, तो NPCI का गठन आपको कब देखने मिलता है? 2008, याद रखिएगा 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए यूपीआई इसी के अंडर में काम करता है। तो अगर इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। NPCI देखिए, ये इसका सही NPCI है। NPCI जैसा कि मैंने बताया आपको, NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। यह भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम स्वचालित करने वाली प्रमुख संस्था है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यूपीआई, रुपे, IMPS, भीम जैसे प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म NPCI द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ओमान समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है भारत ओमान समझौता? तो याद रखिएगा कि कभी भी, तो इसके सामने आपके सामने 4 प्रश्न हैं। फर्स्ट है खेल से, सेकंड है व्यापार से, थर्ड है अंतरिक्ष से, और फोर्थ है शिक्षा से। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ओमान के बारे में। तो याद रखिएगा कि ओमान की राजधानी की बात याद रखिएगा। ओमान की राजधानी क्या हो जाती है? मस्कट हो जाती है। क्या हो जाती है? मस्कट हो जाती है। अगर ओमान की मुद्रा की बात किया जाए तो ओमानी रियाल हो जाती है। और ओमान के राष्ट्रपति कौन है? हैतम अल घिस हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के लिए ही अभी वर्तमान में भारत के साथ ओमान का समझौता हुआ है, जो मुख्य रूप से ये हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित है। अगर इसके देखिए, ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हैं, और ये ओमान के राष्ट्रपति हैं हैतम अल हल्गिस जी हैं। इनके साथ एक व्यापार के लिए समझौता हमें देखने को मिल जाता है। इसके बारे में मैं आपको और पॉइंट बताऊं तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग देखने को मिल जाता है। अगर भारत ओमान के बारे में आपसे बताऊं तो ओमान ऐसा पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत के रक्षा और समुद्री सुरक्षा संबंध काफ़ी गहरे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओमान को डुक्म बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत नौसेना वहाँ लॉजिस्टिक सहायता मिल सकती है। इसीलिए भारत ओमान के साथ ये समझौता कर रहा है, ठीक है।
एक ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगा एग्जाम ट्रिक के बेसिस पे, हमेशा याद रखिएगा कि ओमान के साथ आपको ड्रूकम पोर्ट देखने मिलता है और हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देखने को मिल जाता है। ओके, समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। तो एक बार याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, भारत ओमान समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में जीएसटी संग्रहालय लगभग कितना रहा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1.54 लाख करोड़ रुपए, 1.74 लाख करोड़ रुपए, 1.94 लाख करोड़ रुपए और फोर्थ है 2.14 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक है, अगर इसके पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को देखने को मिली है। लेकिन ये तो 1 जुलाई 2017 को हमें लागू देखने को मिलता है, लेकिन ये अधिनियम पहले ही आ गया था, 15 सितंबर 2016 को लाया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो जीएसटी है, जीएसटी फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और जो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.94 लाख रुपीस हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स इसे बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर मैंने वही बताया, 1.94 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान का कौन सा संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जो कि 2016 में लाया गया था, पारित किया गया था। वो भी जीएसटी के लिए ही पारित किया गया था। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपको जीएसटी से संबंधित। तो ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन कि मई 2026 में जीएसटी संग्रह लगभग कितना रहा? तो याद रखिएगा 1.94 लाख करोड़ रुपीस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूं मैं। भारत और वियतनाम हाल ही में किस मिसाइल के साथ संबंधित समझौता किए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आकाश, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मोस, फोर्थ ऑप्शन है नाग। याद रखिएगा भारत और वियतनाम, ये देख सकते हैं, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री और ये हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था और आकाश मिसाइल जो होता है वो सतह से एयर के बीच हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें पृथ्वी मिसाइल के बारे में, तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें नाग मिसाइल की, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो याद रखिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे इंडिया प्लस रसिया, इन दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर बनाया गया। इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 से लेकर 3 मैक के बीच हमें देखने को मिल जाता है और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल हमें देखने को मिल जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मोस मिसाइल हमें देखने को मिल जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित, तो वो याद रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल, अगर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा यानी मास्को नदी बोल सकते हैं, मास्कोवा नदी से मिलकर ही ब्रह्मोस नदी नाम बना है। और भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने का समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया इस प्रश्न का आंसर कि भारत और वियतनाम के बीच में हाल ही में किस मिसाइल के साथ संबंधित समझौता हो? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि FY 2026 के लिए भारत का फिजिकल डिफिकल्ट टारगेट कितना रहा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3.5%, फोर्थ है 4.4%, थर्ड है 5.1% और फोर्थ है 6% हमें देखने को मिल जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 4.4% हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखें। इसके बारे में कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल डिफिकल्ट की अगर हमें डेफिनेशन देखने को मिले तो फिजिकल डिफिकल्ट, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, इसका मतलब हो जाता है सरकार का कुल व्यय माइनस
कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर दृढ़ पूंजी प्राप्तियों को ही हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह फिजिकल डेफिसिट का एक मानक सूत्र होता है। अगर फिजिकल डेफिसिट का अर्थ आपको बताना पड़े तो याद रखिएगा, फिजिकल डेफिसिट बताता है कि सरकार को अपने आप खर्चे पूरे करने के लिए कितनी उधार लेनी पड़ेगी। ये फिजिकल डेफिसिट को कंफर्म करता है। ठीक है, अगर एक लाइन में याद रखिएगा कि फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है सरकार की उधारी की आवश्यकता। ठीक है, तो ये रहे आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना रहा, तो याद रखिएगा 4.4% हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के 10 करंट अफेयर। हालांकि आज 10 ही करंट अफेयर मैं ले पाया हूँ, लेकिन ये जितने भी करंट अफेयर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर एक बार रीड करिएगा और देखिएगा आपको इन 10 करंट अफेयर में जो मैंने बताया है वो आपको कितना समझ में आ रहा है और कंटेंट कैसा लग रहा है। प्लीज़ एक बार आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मुझे सिर्फ आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, सॉरी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर भी ले आऊँगा। अभी मैं आपके लिए शाम को डेली 10 का डोज का सेशन भी ला रहा हूँ। आज डे 4 रहेगा, उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।